हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आपके वृत्त चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वृत्त चैप्टर हम लोग कई दिनों से पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के बिहाफ पे कई सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए, साथ ही साथ कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने उसका सॉल्व कराया। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, और आज के इसी एक ही लेक्चर में जितने भी कंसेप्ट यूज होंगे एक्सरसाइज 13.2 को सॉल्व करने के लिए, सारे के सारे आज के इसी एक ही लेक्चर में मैं आपको समझाने वाला हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर आपकी एक्सरसाइज 13.2 पूरी की पूरी तरीके से बेस्ड है। सो खूब ध्यान से बातों को सुनिएगा और लेक्चर को समझने का प्रयास करिएगा, जिससे आपको एक्सरसाइज 13.2 को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो सर्कल का इक्वेशन होता है उसके अलग अलग फॉर्म के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जैसे हम लोगों ने सीखा क्या कि उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र और त्रिज्या दी गई हो। उस वृत्त का समीकरण क्या होगा, मीन्स व्यापक रूप में वृत्त का समीकरण आप लोगों ने सीखा था, है ना। उस वृत्त का समीकरण भी आप लोगों ने सीखा था जो 3 बिंदुओं से होकर के जाता है। तो अभी वृत्त के समीकरण का एक रूप हम लोग और सीखने वाले हैं, उसका नाम है वृत्त का व्यास रूपी समीकरण, जिसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन द डायमीटर फॉर्म। इसमें क्या होता है कि हमें एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना होता है जिसके डायमीटर के एंड्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता होते हैं। समझने का प्रयास करिएगा। कहने का मतलब यह है डियर स्टूडेंट्स कि सपोज करिए ये हमारे पास एक सर्कल है, आराम से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये इसका डियर स्टूडेंट्स सेंटर है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2, y2 है। इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स कि हमें इस सर्कल के डायमीटर के एंड्स के कोऑर्डिनेट्स पता है। समझ में आ रही बात? तो इस सिचुएशन में अगर हम इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, किस फार्मूले से फाइंड किया जाएगा, वो आज हम लोग यहाँ पर डिराइव करने वाले हैं। हमने आपको सिखाया था किसी का भी आपको इक्वेशन बनाना होगा तो हम लोग हमेशा उस पर एक पॉइंट x, y लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक ऐसा रूल, एक ऐसा कंसेप्ट लेकर के चलते हैं जो हमेशा के लिए सत्य हो, और उससे हमें जो रिलेशन मिल जाता है वही क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि इसके सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। ऐसा हम लोग मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे बच्चों, माना वृत्त की परिधि पर, ध्यान देना, वृत्त की परिधि पर एक बिंदु, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, एक बिंदु Px, y है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब आप लोगों ने एक कंसेप्ट सीखा होगा कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। कैसे? देखो, हम लोग निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ PB निकालेंगे, जिसको हम m1 से दिखा देंगे। तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं y माइनस y2 अपान x माइनस x2। कोई डाउट तो नहीं है डियर स्टूडेंट्स? क्लियर हो गई होगी बातें। एंड इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्लोप ऑफ AP फाइंड कर लेते हैं, या PA फाइंड कर लेते, इसको m2 से दिखा देते हैं। ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पर y माइनस y1 होगा और अपान में x माइनस x1 हो जाएगा। तो m1 और m2 मिल गया। आप कहोगे सिंस एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, या जिसको हम राइट एंगल या समकोण कहते हैं, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि अर्धवृत्त में बना कोण डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, समकोण होता है। तो इसलिए एंगल P क्या होगा, 90। अब अगर एंगल P 90 होगा तो देयरफॉर आप क्या ध्यान रखोगे कि m1 इंटू m2 की जो वैल्यू है वो -1 के डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, इक्वल। अब जो हमारा m1 है उसकी वैल्यू कितनी आई है, देखिए y माइनस y2 है, ठीक है, अपान में x माइनस x2 है, और दूसरी वैल्यू जो यहाँ पर आपको मिली है वो y माइनस y1 है, अपान में x माइनस x1 है। दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए।
क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, इसको थोड़ा अरेंज कर ले अगर हम, तो y माइनस y1 पहले लिख लें और बच्चों y माइनस y2 बाद में लिख लें। ऐसे इसको भी करें तो माइनस सामने लग जाएगा, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2। अब ये माइनस में है, इधर लेकर के चले आते हैं तो आपको मिल जाएगा x माइनस x1 प्लस इंटू में x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा 0। यही होता है इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन द डायमीटर फॉर्म। क्लियर हो गई बातें। अगर हमें जैसे सपोज कर लीजिए कि हमें एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसके डायमीटर के एंड्स हमें दिए गए, जैसे एक एंड दिया गया x1 कामा y1 ले लेंगे उसको, वो दिया है 1,2 और x2 कामा y2 हमें दूसरा पॉइंट दिया गया, सपोज करो वो दिया गया हमें 3,4। तो हम क्या करेंगे, x1 x2 y1 y2 सारी वैल्यू ला करके इसमें रख देंगे और हमें सर्कल का इक्वेशन, डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा, मिल जाएगा। तो ये डेरिवेशन, तो ये एक फॉर्मेलिटी होती है। डेरिवेशन इसलिए बताया जाता है क्योंकि जब डेरिवेशन को हम लोग किए रहते हैं तो कभी कभी अगर दिमाग से फार्मूला मिस हो रहा है तो हम लोग सोच लेते हैं तो हमें फार्मूला याद हो जाता है, इसलिए डेरिवेशन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, बाकी हमें यही फार्मूला याद रखना है कि डायमीटर फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको डियर फ्रेंड्स आप लोग फटाक से नोट करिए, हम लोग इसका यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी दो छोटे छोटे टॉपिक और बचे हुए हैं, उनको भी आप लोग खूब अच्छे से सीख लीजिए, जिससे एक प्रकार से देखा जाए तो वृत्त चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। केवल हमें क्वेश्चंस ही सॉल्व करने होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन ये चैप्टर बहुत ही आसानी से पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है बच्चों, वृत्त के सापेक्ष बिंदु ए की स्थिति या वृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति। उसके पहले कई सारे बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन पूछते हैं। एक आप लोगों का डाउट होता है, इसलिए एक नोट पॉइंट वहां पर भी आप लोग नोट करिएगा। कई सारे बच्चे जो अच्छे से पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से सर्कल, वो कुछ दिमाग लगाते हैं, लगाना भी चाहिए। जैसे वो कहते हैं कि ये हमारा सर्कल है, इसका सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, ये इसका डायमीटर है, इसका कोऑर्डिनेट बच्चों x1 कामा y1 है और यहाँ का कोऑर्डिनेट डियर स्टूडेंट्स कितना है, x2 कामा y2 है। देन इसका इक्वेशन फाइंड करने का जो तरीका बताया गया आपको, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका जो इक्वेशन निकालने का तरीका बताया गया वो क्या है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चों क्या, सर्कल का इक्वेशन। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या ज़रूरत है इतना सारा फार्मूला याद करने की, क्या ज़रूरत है इतना सारा फार्मूला याद करने की, बिना फार्मूला यूज़ किए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो लोग क्या कहेंगे कि ये से पॉइंट ए है बच्चों, है ना, और ये पॉइंट बी है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ध्यान दो, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ध्यान दो, ए और बी का क्या कर लेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे। जब ए और बी का मिड पॉइंट निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो इससे हमें सर्कल का क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा, मीन्स क्या मिल जाएगा, हमें वृत्त का केंद्र मिल जाएगा। समझ रहे हैं बातों को। तो जब वृत्त का केंद्र मिल जाएगा तो मान लो ये ओ होगा, तो ओ भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे बच्चों, डिस्टेंस फार्मूले से, सुन रहे हो ना, डिस्टेंस फार्मूला अर्थात, ठीक है, अर्थात दूरी सूत्र जो होता है, ठीक है, उस सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, ओ बी निकाल लेंगे और ये जो ओ बी होगा बच्चों, यही क्या होगी, रेडियस होगी। तो अगर हमें सर्कल का सेंटर मिल जाएगा और रेडियस मिल जाएगी तो हम लोग कौन सा कंसेप्ट लगा सकते हैं, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हम लोग वहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और फार्मूला भी डायरेक्ट आप लोग यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं। भाई आप, जाहिर सी बात है कि ये वाली प्रोसेस जो सेकेंड अभी हम आपके माइंड में आई होगी या नहीं आई होगी, तो अब तो आ गई होगी। इस मेथड का अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता है, और इसमें क्या होता है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसमें केवल हमें फार्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अगला है हमारा किसी वृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एनी सर्कल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए समझते हैं क्या है इसका मतलब। वृत्त के सापेक्ष बिंदु की स्थिति, ध्यान दीजिएगा, वृत्त के सापेक्ष
बिंदु की स्थिति, बिंदु की स्थिति, पोजीशन ऑफ पॉइंट, इसको बोलेंगे हम लोग पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, आइए बात करते हैं। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि डियर स्टूडेंट जो सर्कल होता है वो कैसा फिगर होता है। ध्यान से हमारी बात को सुनिए, हम काफ़ी डिटेल में आपको एनालिसिस करके दिखाना चाहते हैं, आप सुनते चलिए। जो हमारा सर्कल होता है बच्चों, ध्यान दो, सर्कल जिसको हम लोग वृत्त कहते हैं, ये सर्कल अर्थात वृत्त जो है डियर स्टूडेंट्स एक प्लेन फिगर होता है। ध्यान दीजिए, कैसा फिगर होता है, एक प्लेन फिगर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं समतलीय आकृति। समझते चलिएगा, इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं समतलीय आकृति। ठीक है, तो ये कोई भी जो सर्कल होगा, जैसे सपोज करिए ये हमने कोई सर्कल ड्रा कर दिया, इसका यहाँ सेंटर O है। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो सर्कल होता है, इस प्लेन को, इस समतल पर जिस पर ये ड्रा किया गया है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स करता है। उसके 3 भाग करता है ये वृत्त। कौन कौन से भाग? एक बोलते हैं बच्चों अंतर्भाग, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर द सर्कल, इंटीरियर द सर्कल। और एक होता है ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल माने सर्कल पर। और एक होता है बच्चों एक्सटीरियर द सर्कल। मीन्स जब किसी भी, ठीक है, ये इसका मतलब होगा इंटीरियर मतलब अंदर, इसका मतलब होगा वृत्त की परिधि पर, या आप कह सकते हैं वृत्त पर। इसका क्या मतलब होगा बच्चों? इसका मतलब होगा बाहर। यह होता है। अब देखो, जब कोई भी सर्कल हम ड्रा करते हैं तो सर्कल उस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर, एक ऑन द सर्कल। अब सपोज करिए कि हम कोई भी पॉइंट ले लें। सपोज करिए एक पॉइंट है, ऐसे लेट कर लेते हैं कि सर्कल का इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, जो कि जनरल फॉर्म है। जो कि क्या है बच्चों? जनरल फॉर्म है। ऐसा हम लोग लेट करके चलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस सर्कल का हमें सेंटर मिल जाएगा, इस सेंटर मिल जाएगा, और इसकी बच्चों हमें रेडियस अर्थात त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक है, अब सपोज करो हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है, दैट पॉइंट इज x1, y1। वो पॉइंट क्या है बच्चों? x1, y1 है। हमें इसकी पोजीशन बतानी है। क्या बतानी है? पोजीशन। मीन्स ये हमारा जो पॉइंट A है, ये कहाँ होगा? अच्छा, हो कहाँ सकता है? या तो सर्कल के अंदर हो सकता है, या तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हो सकता है, या सर्कल के बाहर हो सकता है। 3 जगह हो सकता है। तो हम कैसे जानेंगे कि कोई दिया गया पॉइंट दिए गए सर्कल के अंदर है, या बाहर है, या उसके सरकमफ्रेंस पे है? तो बहुत सिंपल सी बात है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये इसका सेंटर O है, तो हम OA फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे बच्चों? OA। OA का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, साथ ही साथ इस सर्कल की रेडियस को फाइंड करेंगे। समझने का प्रयास करो, 2 चीजें निकालनी होगी। वो जो दिया गया पॉइंट है उसकी इसके सेंटर से डिस्टेंस, और इस सर्कल की रेडियस। अब आप ध्यान दो, अगर इस सर्कल की रेडियस इस डिस्टेंस से छोटी हो गई तो जाहिर सी बात है कि वो पॉइंट A जो है वो सर्कल के बाहर है, क्योंकि इस केस में ये डिस्टेंस इसकी रेडियस से ज़्यादा होगी, या कह सकते हैं कि रेडियस इससे कम होगी। अगर ये पॉइंट अंदर है तो ये जो OA डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी वो इसकी रेडियस से क्या होगी? कम होगी, छोटी होगी। तो हम लोग जान जाएंगे कि वह पॉइंट कहाँ है डिस्टेंस? सर्कल के अंदर है, अर्थात इंटीरियर द सर्कल है। ओके ना? और अगर दोनों इक्वल आ गया, मीन्स इसकी रेडियस OA = क्या मिल गया हमें? रेडियस मिल गया। रेडियस और ये पॉइंट दोनों चीज़ें अगर इक्वल हो गई तो हम लोग समझ पाएंगे डियर स्टूडेंट्स कि वो पॉइंट ऑन द सर्कल है। क्लियर है? समझ आ गया होगा। कोई भी पॉइंट दिया हो गया और हमें कोई सर्कल दिया होगा तो हमसे पूछेगा कि बताओ
यह पॉइंट इस सर्कल के अंदर है या बाहर, या सिंपल से बोल देगा इसकी स्थिति बताओ, इसकी पोजीशन बताओ। तो स्थिति क्या क्या बनेगी, या तो अंदर बनेगी, या तो बाहर बनेगी, या तो ऑन द सर्कल बनेगी। उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे इसके सेंटर से। अगर वो डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है तो दैट पॉइंट इज एक्सटीरियर टू द सर्कल। अगर वो डिस्टेंस कम है उसकी रेडियस से तो वो इंटीरियर द सर्कल है। अगर वो डिस्टेंस इक्वल है रेडियस के, इट मीन्स दैट इज द ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तब वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हो जाएगा। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब एक छोटा सा पॉइंट और बच रहा है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके इंट्रो में, उसको भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। देन हम लोग आराम से एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। प्रयास करेंगे कि 2 लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट समझा दें, जिससे आपकी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है जो वृत्त नाम से है ये हमारा कंप्लीट हो जाए अच्छे से। और उसके बाद फिर हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें भी हम लोग मजा करेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे। टॉपिक है रेखा y बराबर mx द्वारा वृत्त x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर में कटे रेखाखंड की लंबाई तथा उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। कभी कभी उसका कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, कभी कभी उसकी लेंथ पूछ सकता है। टॉपिक क्या है देखना बच्चों, टॉपिक है रेखाखंड y बराबर mx प्लस c द्वारा। ध्यान दो, रेखाखंड y इक्वल टू mx प्लस c द्वारा वृत्त, ध्यान देना बच्चों, वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पर कटे अंतःखंड की माप, ठीक है, माप या लंबाई तथा उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना तथा उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेस पे डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोजीशन पता करना है और जो कुछ भी आइए समझाते हैं आप लोगों को। देखो डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, इक्वल टू ए स्क्वायर पर, है ना। ये हमारे पास एक सर्कल है, सपोज करिए इसका इक्वेशन हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारा एक क्या है, सर्कल है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स वाई बाई इक्वल टू एम एक्स हमारे पास एक लाइन है, ध्यान दो, ये है वाई इक्वल टू एम एक्स। सपोज करिए सर्कल को 2 पॉइंट ए और बी पर डियर स्टूडेंट्स इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें इस ए बी की लेंथ को फाइंड करना है, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि रेखाखंड, तो रेखाखंड ए बी है, इसकी माप हमें निकालने, साथ साथ इसका मिड पॉइंट भी हमें निकालना है। तो कैसे इसको हमें निकालेंगे, कैसे हम इसको निकालेंगे हमें सीखना है। जिस तरीके से सर्कल का इक्वेशन दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, सर्कल की इक्वेशन को देख करके आप समझ पा रहे हो कि इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, 0,0 होगा, और इसकी जो डियर स्टूडेंट्स रेडियस होगी वो कितनी होगी, ए होगी। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेशन हमें पता है y इक्वल टू कितना है बच्चों, mx प्लस सी है। हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु को सपोज O मान लें और इस बिंदु को P मान लें, तो इस पे डाले गए लंब की लंबाई निकालेंगे। तो OP इक्वल टू फार्मूला होता है AX1, इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, y माइनस एम एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगेगा, तो 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। ये बच्चों OP की वैल्यू आ जाएगी, निगेटिव नहीं, निगेटिव लगेगा, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे मॉड लगाएंगे तो c अपान अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर यहाँ से आपको मिल जाएगा। डाले गए लंब की लंबाई का फार्मूला, जो डाले गए लंब की लंबाई का फार्मूला होता है, हमने आपको सिखाया है कि जैसे ये हमारे पास कोई लाइन हो, कोई रेखा हो, इसका इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो किसी पॉइंट x1 कामा y1 से इस पे डाले गए लंब की लंबाई सपोज OP है, तो इसको निकालने का फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले से हम लोग निकालते हैं, तो उसी फार्मूले से इसको हमने निकाल लिया। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक राइट ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है,
राइट ट्रायंगल बनता है। जब राइट ट्रायंगल बनता है तो यहाँ हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम और निकाल लेते हैं AP का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर और माइनस OP का स्क्वायर। अब देखो AP का स्क्वायर इक्वल टू OA जो है डियर स्टूडेंट्स वो कितना है, A है, तो A का स्क्वायर माइनस OP का मतलब C/√1 प्लस M स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, AP मिल जाएगा, और डियर स्टूडेंट्स AP का जब हम लोग डबल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AB। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस रेखा खंड की लंबाई, ये जो लाइन सेगमेंट होता है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर लेते हैं। बातें समझ में आ रही हैं। उसके बाद जब मध्य बिंदु M के निर्देशांक ज्ञात करना होगा तो रेखा CM का समीकरण जो दी हुई रेखा AB पर लंब है ज्ञात करें तथा रेखा समीकरण को हल करें। तो मतलब आप सिंपल सा जब प्रच्छेद बिंदु निकालना होता है तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे ये तो आपको समझ में आ गया ना, AB कैसे निकलेगा, AP निकलेगा, उसका डबल कर देंगे। अब हमें पॉइंट A और B के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हमेशा से ध्यान रखिएगा कि अगर दो रेखाएं अर्थात दो लाइन है वो एक दूसरे के मतलब कोई भी दो फिगर दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर सर्कल का इक्वेशन क्या दिया है आपको, x² + y² इक्वल टू a²। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, y इक्वल टू mx है ना प्लस c, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड ले लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तो अपने आप आपको पॉइंट A और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। कैसे सॉल्व करोगे, y की वैल्यू ला करके यहाँ पुट करोगे, x आ जाएगा, ऐसे y भी आ जाएगा और ये हो जाएगा। तो अभी हमको यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत डियर स्टूडेंट्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस तरह के जब क्वेश्चंस हम लोगों को मिलेंगे हमारी बुक में तब हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे उसका यूज़ करते हुए। तो सारे कंसेप्ट सारे लॉजिक मैंने आपको सिखा दिए हैं। अब आइए एक दो एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, देन आप लोग से बोलेंगे कि आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। जब आप लोग एक्सरसाइज को डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे देन काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको अपने आप से आ जाएंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं भी आपको सॉल्व करा दूंगा और आपका ये चैप्टर डियर स्टूडेंट्स बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। आइए बुक का फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही आसान दे रहा है, कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक। देखो क्या दिया है बच्चों आपको, व्यास के सिरों के निर्देशांक, व्यास के सिरों के निर्देशांक, ठीक है। तो व्यास के सिरों के निर्देशांक जो दिए गए हैं वो हमें क्या दिए हैं, 3,4 दिया है, साथ ही साथ 8,6 डियर स्टूडेंट्स दिया हुआ है। हमें क्या करना है, सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर हम बोले तो हमें x1, y1 जो दिया हुआ है वो 3,4 दिया हुआ है और x2, y2 की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो 8,6 दिया है। सही है। इक्वेशन को फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, देखिएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये डियर स्टूडेंट्स फार्मूला होता है। वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस x1 मीन्स कितना 3, x माइनस x2 मीन्स कितना 8 प्लस y माइनस y1 y माइनस 4 y माइनस y2 का मतलब 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, x² माइनस 8x माइनस 3x प्लस बच्चों 24 हो गया। इसको साथ करिएगा तो y² माइनस 6y माइनस में 4y प्लस 24 इज इक्वल टू 0 हो गया। और सिंप्लीफाई करो, x² प्लस y² को पहले लिख लो, 8 3 11 माइनस 11x ये हो गया, माइनस में 10y ये हो गया। अब बचा 24 और 24 कितना बच्चों 48, 48 इज इक्वल टू 0। ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फार्मूला हमें पता था तो फार्मूला पता होने पर यह क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए कितना ज़्यादा आसान हो गया ये आपको समझ में डियर स्टूडेंट्स आया होगा। ऐसे तमाम प्रकार के एग्जाम्पल दिए गए हैं और अभी हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अभी आज के इस लेक्चर को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। इस लेक्चर को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते क्योंकि ये जो लेक्चर था ये एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रो था, वहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 लेक्चर में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस किसी भी लेक्चर को मिस किया है तो उसको जा करके देख लीजिए जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।